चलो, स्क्रीन क्लियर है, जल्दी से बता दो। ऑनलाइन वाले, मनीषा, मन्नत, प्रियांशु, चैतन्य, स्क्रीन क्लियर है? यस। ठीक। ओके। चलो तो किस पे थे हम? जैसे ही मुझे 315 प्लस 330 लगाया, एक तो आइडेंटिफाइड मिलेगी, दूसरी एक मिलती है जिसे बोला जाता है अनकरेक्टेड। अब ये आइडेंटिफाइड में भी आ सकती थी, लेकिन इसका अलग से नाम क्यों लिखा ये भी क्लियर कर देता हूँ। अनकरेक्टेड में भी लिखा स्टार्टिंग बिल्कुल वही है, आइडेंटिफाइड बट नॉट फिक्स बाय द मैनेजमेंट। तो क्या होता है बेसिकली, जब तक मेरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनती तब तक मुझे, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मिसस्टेटमेंट ढूंढी है तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं अब तो मुझे ठीक नहीं कर सकते क्योंकि मेरे को अपनी ऑडिट में दिखाना है। ऐसा मेरा काम नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी कंपनी का ही ऑडिटर हूं। मेरा काम है चीजों को ठीक तरीके से एंड डे तक सही करवा के प्रेजेंट करना, क्योंकि एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों तक ही आती है। जब लोग इसको बैलेंस शीट को देखेंगे मेरी साइन हुई भी, तब वो सही नजर आनी चाहिए। तो मैं इनको बोलता हूँ सर ऐसा है, कुछ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मिली है, आपकी इन्वेंट्री वगैरह में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, प्लीज इसको ना, मेरे अभी 2-1 महीने बचे हैं ऑडिट में, आपके पास इनफ टाइम है, इसको ठीक करवा दो। ठीक है ना, वो मेरे से बात करते हैं, वो समझते हैं, अगर उनको समझ आएगी कि हाँ यार सर वो गलती होगी होगी, हमारा कुछ रीजन रह गया होगा, वो गलती से इन्होंने काउंट करते हुए इन्वेंट्री को ना मर्ज कर दिया, मैं अभी सेग्रीगेट करवाता हूँ, क्या वो ठीक करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। मैंने कंपनी को बताना होता है गलती हुई है, ठीक करवा दो। आइडेंटिफाइड बट नॉट फिक्स बाय द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेट दो तरीके की हो सकती है, एक मिनट बोलते हैं सर बिल्कुल ठीक करवा देते हैं, और ठीक होने के बाद आपको रिपोर्ट कर देंगे, आप चेक कर लेना कि आप सब कुछ सही है या नहीं है, बहुत बढ़िया, अच्छी मैनेजमेंट है। दूसरी हो सकती है, वो कहेंगे सर कोई बात नहीं, आपने जो ऑडिट में लेके जाना ले जाओ, हम इस साल तो कुछ ठीक नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया, आपको सही लग रहा है आप सही रिपोर्ट करो, गलत लग रहा है आप गलत रिपोर्ट करो। ऐसी मैनेजमेंट भी हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आपने ठीक नहीं करनी तो मैं किस में डाले रख दूंगा इसको, अनकरेक्टेड में रखूंगा इसको, कि भाई ये अनकरेक्टेड है। एंड ऑफ द डे से पहले मैं चेक करूंगा, जिस दिन मुझे साइन करने होंगे, अगर मुझे लगा आपने इसमें से कुछ ठीक करा है तो बहुत बढ़िया, नहीं करा होगा तो मैं चुपचाप उठा के इसको आगे ले जाऊंगा। वो कहता है ठीक है सर, ओके डन है जी, बहुत बढ़िया। दूसरा, कुछ ऐसी मिसस्टेटमेंट्स भी होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अलग से क्यों आया ये बता रहा हूं, ये आइडेंटिफाइड में लिख देते तो भी चल जाता, क्योंकि ना इसके अंदर एक और टर्म बड़ी काम आती है, जो मेरे ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, विच इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। ऑडिटर वैसे तो अपने साल के लिए ही कहीं ना कहीं काम का होता है, कि उसे उसी के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, मान लो मैं ही इस कंपनी का पिछले साल का भी ऑडिटर था, क्या पॉसिबल है होना? बिल्कुल है, 5 साल तक मैं कंपनी को ऑडिट कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे 3 साल का कूलिंग ऑफ का पीरियड लेना पड़ता है। तो मैंने एक कंपनी में खुद से 5 साल के लिए ऑडिट करना था, मैंने पिछले साल का ऑडिट भी खुद ही करा है। उस टाइम पीरियड में मैं इनको कुछ मिसस्टेटमेंट्स निकाल के दे गया था, जो इन्होंने तब बोली आज ये आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड रहने दो, हम नहीं ठीक कर रहे थे इस साल। मैंने बोला ठीक है, मैं कहा अगले साल कर लोगे? कह रहे हाँ जी सर कर लेंगे। मैं कहा बहुत बढ़िया जी। मैंने उस वाली रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कर दिया होगा, लिख दिया होगा कुछ स्टेटमेंट मिली है जो कंपनी ठीक नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपना ओपिनियन ऐसा दे रहा हूं। हो गया होगा। अब मैं इस साल जब आता हूं ना, तो ये मेरी लिस्ट ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई होती है, उसके अंदर बस एडिशन होनी होती है। इसी वजह से हम इसको दो अलग अलग नाम में लेके चलते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड तो होगी जो इसी साल मिलेगी, इसमें एक तो वो अनकरेक्टेड होगी जो इस साल इन्होंने मना कर दिया, और एक वो अनकरेक्टेड होगी जो पिछले साल से चलती हुई आ रही है। क्या बात क्लियर है? यस और नो? तो ये दो हेड्स हमेशा रहेंगे, वरना मैं इसको आइडेंटिफाइड लिख देता एंड नॉट करेक्टेड लिख देता, यहीं पे काम हो जाता मेरा। लेकिन उसमें दिक्कत आती, पिछले साल वाली को अलग से नाम देना पड़ता, तो इसीलिए हमने इसको अनकरेक्टेड का एक हेड ही रहने दिया, और बोला एक तो प्रीवियस ईयर वाली जो अब तक करेक्ट नहीं की गई वो वाली, और जो करंट ईयर में मिली जो ये ठीक करना नहीं चाहते वो वाली, दोनों मेरे को कहां दिख रही हैं? इस लिस्ट में नजर आ रही हैं। अब इसमें से जो ठीक हो जाएगा वो मैं रिपोर्ट से हटा दूंगा, जो ठीक नहीं होगा मैं उस वाली रिपोर्ट को आगे कर दूंगा। क्लियर बात? यस। बढ़िया। तो इस तरीके से मैं यहां तक पहुंच जाता हूं, जैसे ऑडिटर इन्फॉर्म्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू करेक्ट, मैनेजमेंट कहती है मैं नहीं करेक्ट करती जी, आपने जो करना है रिपोर्ट में करो। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, ठीक है, मेरा काम था बताना, आपने नहीं करना मत करो। क्लियर है बात? यस। तो यहां तक मेरी कहानी चलती है। तो मैं 315 प्लस 330 से करके निकलता हूं, मेरे को दो रिजल्ट मिलते हैं, कौन कौन से? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, यही दोनों रिजल्ट मेरे 315 प्लस 330 के हैं। इससे पहले वाले मेरे कौन से थे? पॉसिबल और पोटेंशियल वाले, जो इसका रिजल्ट नहीं होते। पॉसिबल सिर्फ पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है जैसे ही मैं 315 लगा देता हूं, बट मेरे लिए रियल टू इंपॉर्टेंट वाली कौन कौन सी है? आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मिसस्टेटमेंट, जो हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए सर, अब क्या होता है? अब ये होता है कि बात आती है सर, बहुत प्यारी सी बात है समझने वाली। क्या? कि सर जब भी मैं SA 700 को पढ़ता हूं, जो मेरा ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है स्टैंडर्ड, ये ऑडिट रिपोर्ट में जब भी कहानी लिखता है ये कहता है आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, ये कहता है आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं।
ऐसी बातें करता है। मॉडिफाइड में जाता हूं तो तीन बातें करता है। आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, आप एडवर्स दे सकते हो, आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो। ऐसी ऐसी बातें करता है 700, जिसको अभी समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सिंपल समझते हैं। ऐसे 700 कहता है एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है, वो कहता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैं साइन कर रहा हूं ये दे रही है पूरा का पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें मुझे एक भी गलती नहीं मिली, इसका मेरे पास अच्छे खासे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैं जो ये बोलते हैं मैंने जितनी चीजें चेक करी हैं, जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है सब कुछ एकदम करेक्ट है, सही तरीके से करेक्ट है, सही तरीके से प्रेजेंटेड भी है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा का वैसा ही है एज पर AFRF। जब ऐसा होता है तो मेरा कौन सा ओपिनियन निकल के आता है मेरे मुंह से हमेशा? अनमॉडिफाइड। इसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सबसे बेस्ट बैलेंस शीट जो मैंने कंपनी की देखी है वो दिख रही है और इन्होंने सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रखा है। क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बहुत कंपनीज को मिलती है, छोटी छोटी कंपनी तो सारी ये ले जाती है। दिक्कत आती है किसके अंदर? मॉडिफाइड ओपिनियन में। अब वो कहता है इन्वेंट्री को छोड़ के बाकी सब कुछ कंपनी में बिल्कुल सही है, इन्वेंट्री में इनकी थोड़ी सी गलती हो गई कि इन्होंने ना थोड़ी सी ओवर वैल्यू कर दी। क्या ये एक एजर्शन में प्रॉब्लम है या सारी एजर्शन में प्रॉब्लम है? एक एजर्शन में प्रॉब्लम है। इन्वेंट्री को छोड़ के कंपनी ने सब कुछ सही करा है, बिल्कुल करा है। क्या किसी से नॉर्मली गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ऐसे केस में हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? क्वालिफाइड। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर आप एक रिमार्क छोड़ रहे हो कि इसको क्वालिफाई कर दो ना अगर, तो बाकी सब कुछ बढ़िया है जी। तो मैंने बोला इन्वेंट्री को क्वालिफाई कर दो, इसको हटा दूं अगर मैं लिस्ट से, तो बाकी सब कुछ देखने में क्या है? बिल्कुल बढ़िया है। मतलब है ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही, बस अगर आप इसको छोड़ दो, इन्वेंट्री को छोड़ दो। जब आप किसी कुछ एजर्शन के बारे में बात करते हो, एक हो सकती है, दो, ऐसे कोई लिमिट नहीं है कितने नंबर हो सकता है कहने को, मतलब एक आधी दो तीन, अगर आपको लगता है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है कुछ एजर्शंस में, तो वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सही होता तो दे देता। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड में जिसकी बात करूं ये 705 में आता है। तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा उसको? क्वालिफाइड दूंगा। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं सर आपकी बैलेंस शीट से बुरी बैलेंस शीट मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, ना आपकी इन्वेंट्री ठीक है, ना आपके एसेट ठीक है, ना आपकी लाइबिलिटी ठीक है, ना आपका लॉन्ग टर्म अच्छा, ना आपको क्लासिफिकेशन आती, ना आपको डिस्क्लोजर आता, आपने ना तो शेड्यूल 3 फॉलो कर रखा है, इतनी गंदी बैलेंस शीट मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, इसका ऑडिट करवा रहे हो, मैं आपको एडवर्स रिमार्क दे रहा हूं। इसका मतलब आता है कि आपकी बैलेंस शीट में कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ जो आपने बताया बिल्कुल फेक है, ना किसी का आपके पास बिल अवेलेबल है, ना किसी आइटम को कैसे पता आपने पता, मुझे नहीं पता सर ये कैसे चढ़ी हुई, जो है मान लो यही है। ऐसा कुछ अगर आप मेरे साथ करते हो तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? एडवर्स ओपिनियन दूंगा, कि कंप्लीटली बैलेंस शीट में कुछ भी मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हो, ताकि लोगों तक आपकी बैलेंस शीट पहुंचे तो उन्हें पता चलते फेक कंपनी है जी, झूठ बोल के चलती है, कोई बिल नहीं है इनके पास, कोई कैश का पता नहीं है इनको, कुछ नहीं पता। ऐसी कंपनी का ऑडिट आपने मुझसे करवा तो लिया, मैंने कर भी लिया, लेकिन मैं कौन सा रिमार्क दूंगा? एडवर्स रिमार्क दूंगा। क्या बात क्लियर है? यस। तीसरा वाला आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जब मैं यही नहीं डिसाइड कर पाता कि मेरे को कौन सा वाला ओपिनियन देना है, क्यों? क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, ये बोलने को कि सब कुछ सही है या ये बोलने को कि कुछ गड़बड़ है। मतलब मैं जो चाह रहा था, वो जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मैं गया, वो जो चेकिंग करने लगा, उससे मेरे पास क्या आते मेरे हाथ में? ऑडिट एविडेंस आते या नहीं? बिल्कुल आते। वो वाला 330 लगा, मैंने पूरी कोशिश की 330 लगाने की, मैंने पूरी कोशिश की 500 की सीरीज लगाने की, सब अपने तरीके से मैंने सब एफर्ट करके देख लिया। प्रॉब्लम क्या आई कि मेरे को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहे। जब मेरे को नहीं मिलते ऑडिट एविडेंस, इसमें वर्ड यूज होता है अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बस यही एक लाइन भी की है। अगर मैं कभी भी हो कि मैं अनेबल हूं, मुझे नहीं मिल रहा है सर, मैंने सारी कोशिश करी, ये नहीं है आपने कोशिश नहीं करी तब बोल रहे हो, नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी मुझे क्या नहीं मिल रहे? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे। ये बोलने को कि सब कुछ सही है मतलब अनमॉडिफाइड है, या ये बोलने को कि कुछ क्वालिफाइड है या एडवर्स है। जब मैं इन सब सिचुएशन को हाँ नहीं कर पाता तो मैं क्या दे देता हूं? हाथ खड़े कर देता हूं कि सर इसका ऑडिट मैं और नहीं कर सकता, मुझे नहीं मिल रहा कुछ भी इसके बारे में। मैं यही नहीं बोल पा रहा कंपनी अच्छी है, मैं ये भी नहीं बोल पा रहा कंपनी बुरी है, मैं ऐसा फंस गया हूं। जब ऐसे फंस जाते हो तो आप किसका यूज करते हो? कौन से ओपिनियन का? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कि मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आई एम अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मैं इस ऑडिट को या तो यहां पे छोड़ना प्रेफर करूंगा, विड्रॉ करने के बारे में सोचूंगा, या देखो पहले डिस्क्लेमर का ओपिनियन कोई देता नहीं है यूजुअली, आप इससे पहले विड्रॉ कर लेते हो। आपको लगता है मुझे नहीं मिल रहा, हो सकता है किसी और सीए को मिल जाए, किसी और सीए को एक्सपीरियंस वाला बंदा इसको कुछ ढूंढ ले, मैं नहीं ढूंढ पा रहा, तो आप यूजुअली क्या करते हो? इस ऑडिट से विड्रॉ कर लोगे, कोई और ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, जो भी उसमें देना होगा ओपिनियन उसको जो बनता होगा वो देके चला जाएगा। अगर उसको भी नहीं मिलेंगे, हो सकता है वो भी फिर क्या करे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन चूज कर ले। क्लियर है बात? या वो भी विड्रॉ करेगा। पहले हमेशा विड्रॉ चूज किया जाता है, लास्ट में अगर वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेबी आपको बोलेगा तू ही ऑडिट करके आएगा,
वापस मर्ज हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑडिट में हमने पढ़ा सीनियर एजी, वो मेरे को बोलता है तू ही ऑडिट करके आएगा इसका, तेरे को काम दिया किसी और पे नहीं टालेगा तू। अब मेरे को काम भी दे दिया, मैं टाल भी नहीं सकता, पर मेरे को ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहे। अब मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन है, क्या? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैंने बिल्कुल ऑडिट करा, येलो रिपोर्ट, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया। क्लियर है बात? यस। तो ये वाला मेरा ओपिनियन है। अब कहानी क्या आती है सर, ये जो जितनी भी बातें मुझे करनी थी ना, इसमें सिर्फ एक कॉमन वर्ड है, विच इज कि अगर तुझे इनमें से कोई भी ओपिनियन देना है तो तुझे पहले एक आंसर देना है, क्या ये जो आइटम है जिसके बारे में तूने जो चेकिंग करी है, इसमें से कुछ भी मटेरियल है या नहीं है। समझ आई? जैसे कि अगर तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, कहने का मतलब है कुछ भी मटेरियल नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो परवेजिव हो, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो, तब जाके मैं बोल सकता हूं सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। इसीलिए मैं क्या देता हूं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मटेरियल का मतलब होता है कोई ऐसी आइटम जिसके अंदर एरर है, पर मुझे तो कुछ मटेरियल नहीं मिला, तभी तो बोलूंगा ना ट्रू एंड फेयर है। अगर मटेरियल कुछ मिल गया तो ट्रू एंड फेयर तो खत्म ही हो जाता है। जैसे मान लो इन्वेंट्री में कुछ मटेरियल मिला था, तो मैंने कौन सा ओपिनियन दिया था? क्वालिफाइड दिया था, क्योंकि एक आइटम मटेरियल थी। ऐसी क्वालिफिकेशन बोलता है अगर मटेरियल है लेकिन क्या नहीं है, परवेजिव नहीं है। परवेजिव का मतलब होता है इसका इंपैक्ट पूरी बैलेंस शीट में फैला हुआ नहीं है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ इन्वेंटरी में प्रॉब्लम थी, बाकी सब कुछ क्या था, बिल्कुल परफेक्ट था। तब मैंने कौन सा ओपिनियन दिया? क्वालिफाइड। क्यों दिया? क्योंकि क्या था वो, मटीरियल तो था लेकिन क्या नहीं था, परवेजिव नहीं था। परवेजिव का मतलब होता है फैला हुआ इंपैक्ट। क्या इन्वेंटरी का फैला हुआ इंपैक्ट होगा या सिर्फ इन्वेंटरी में होगा? सिर्फ इन्वेंटरी में होगा। तो मटीरियल बना, परवेजिव नहीं बना, इसी वजह से कौन सा ओपिनियन दे दिया मैंने? क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। ए में क्या होगा, मटीरियल भी होगा और सभी खराब है, सब मटेरियल है और सब परवेजिव है, तो कौन सा दे दिया मैंने? एडवर्स दे दिया। यहां पे क्या होगा डिस्क्लेमर में, क्या हो सकता है? बिल्कुल, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये मटेरियल है या नहीं है, और अगर है तो वो परवेजिव है या नहीं है, ये नहीं पता। और परवेजिव हो भी सकता है, अगर मैंने गलत बोल दिया तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इसमें से कुछ मटेरियल है या मटेरियल नहीं है। या तो मुझे ये एविडेंस मिल जाए हाँ तू मटेरियल है, या मुझे ये एविडेंस मिल जाए तू मटेरियल नहीं है, सब कुछ सही है मुझे, पर दोनों नहीं मिल रहे हैं। तो कौन सा ओपिनियन चला जाएगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहां तक क्लियर है? इन सब में एक ही वर्ड कॉमन आ रहा है, कौन सा वाला? मटीरियलिटी। अब बात आती है सर, इसका मतलब 700 के अंदर जिन मिसस्टेटमेंट्स के ऊपर हम रिपोर्ट करते हैं उसे बोला जाता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। अगर कोई चीज मटीरियल ही नहीं होगी तो वो 700 में नहीं पहुंचेगी। 700 में वही पहुंचेगी जो क्या होगी, मटीरियल होगी। अब मुझे ये बताओ, अगर मटीरियल 700 में जाके रिपोर्ट बनती है, अब तक हमने जितने नाम पढ़े उसमें से कौन सी मटीरियल है? कोई भी मटीरियल बनी अब तक? नहीं बनी। पहले क्या थी? पॉसिबल, फिर क्या थी? पोटेंशियल, फिर क्या थी? आइडेंटिफाइड, फिर क्या आई? अनकरेक्टेड। अभी तक क्या ही नहीं बनी? मटेरियल नहीं बनी। मतलब इतना करके मैं 700 में जाके रिपोर्ट तो नहीं दे सकता, क्योंकि रिपोर्ट में पहला क्वेश्चन में मुझसे पूछेगा क्या रिपोर्ट देने आया है, मटेरियल बता। हाँ बोलूंगा तो बोलेगा मॉडिफाइड, ना बोलूंगा तो बोलेगा अनमॉडिफाइड। पर क्वेश्चन क्या पूछेगा पहला? मटीरियलिटी के ऊपर, कि भाई मटीरियल आइटम थी या नहीं थी। अब मुझे यही नहीं पता इन चारों को देखे कि मटीरियल है या नहीं है। इसी वजह से हमारा एक स्टैंडर्ड आता है पिक्चर में, जो हमारा काम करता है। साथ देखो, आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स को ऐसे नहीं बनाया कि वो आप उन्हें बोलोगे ये स्टैंडर्ड टू गोल मटेरियल है ना मैं मान लूंगा, नहीं। उन्होंने आपको ही करना है वो काम, लेकिन उन्होंने एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जिसके बेसिस पे आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि ये मटेरियल होगा या नहीं होगा। आई से मटेरियल है या नहीं है का जवाब नहीं देता, वो मीडियम प्रोवाइड करता है ये डिसाइड करने का कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन और प्रोफेशनल जजमेंट लगा के डिसाइड कर लो मटेरियल होगा या नहीं होगा। क्या बात क्लियर है? यस। तो हम जल्दी से वहां से चले और हम कौन से ब्रैकेट में आके फंसते हैं, एस से 450 के अंदर। एस से 450 हमारा आता है जिसका नाम है इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। यहाँ पे 450 अप्लाई होगा, वही लिख रहा है इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। अब जो मैं ये सारी मिसस्टेटमेंट्स को लेके आ रहा हूं जो मुझे ड्यूरिंग द ऑडिट मिली है, इन सब का टाइम आ गया इनको इवेल्युएट करने का। अब मैं इवेल्युएट करूंगा और डिसाइड करूंगा मटीरियल है तू या तू मटीरियल नहीं है। क्लियर? तो मैं अपने हाथ में कौन सी दो लेके आ रहा हूं 450 के लिए, आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड। क्या ये आइडेंटिफाइड में ऑलरेडी पोटेंशियल कवर होगी होंगी? पोटेंशियल अपने आप आइडेंटिफाई होगी होंगी, हाँ तू है। पॉसिबल अपने पहले क्या बन चुकी होंगी, पोटेंशियल बन चुकी होंगी। तो मतलब ये दोनों मर्ज होके इन्हीं दो में मिक्स हो जाती हैं, और मेरे हाथ में सिर्फ दो मिसस्टेटमेंट पहुंचती हैं 450 से पहले, एक आइडेंटिफाइड और एक अनकरेक्ट। यहां तक गुड है? यस। ऑनलाइन वाले जल्दी से बता दो, यहां तक सही है सब? चैतन्य, प्रांशु, मनीषा, मन्नत, आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। यस, बहुत बढ़िया।
तो सर मैं ये सारी की सारी स्टेटमेंट लेके, मुझे बताओ 450 क्या करने को कहता है? 450 कहता है भाई देख मैं मदद करूंगा, बिल्कुल करूंगा, पर पूरे तरीके से नहीं करूंगा, थोड़ी करूंगा पर तेरा काम आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो हम चार स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पांचवा नाम हमें पता है मटेरियल तक पहुंचना है, तो टोटल पांच नाम हम पढ़ चुके हैं, तीन रह गए, टोटल आठ होती है, तो तीन पे कहानी बनाएगी हमारी। चलो तीन देखते हैं और खत्म करते हैं इसको। पहला वो कहते हैं जो भी तू आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड स्टेटमेंट को लेके आएगा 450 के अंदर, 450 कहता है मैं तेरे को उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करने का ऑप्शन दूंगा। अगर वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो तू उसे मटेरियल मान सकता है, अगर वो नहीं हुई तो तेरे को उसे मटेरियल नहीं मान सकता। ये उसने एक पैरामीटर दे दिया हमारे को 450 ने अपने पास से। क्लियर है बात? कैसे क्या दिया बताता हूं। तो उसने बोला पहला जो मैं तेरे को नाम दूंगा उसका नाम है फैक्चुअल। अगर तो तू जो आइडेंटिफाइड, मैं आइडेंटिफाइड की बात करूंगा, अनकरेक्टेड को साइड में रखते हैं, सेम ही बात, उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट यूज होता है। अगर तू कोई भी स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड वाली मेरे पास लेके आया और तेरे पास उसका फैक्ट अवेलेबल है, मतलब तेरे पास, तेरे को ऐसा दिखना चाहिए नो डाउट अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब जो तू स्टेटमेंट बोल रहा है आइडेंटिफाइड वाली वो क्लियर कट अपने आप में पक्का दिख रही है, सामने से एक स्टेटमेंट है, सोचना भी ना पड़े, ऐसी कोई चीज है तेरे पास तो बता मुझे। मतलब जैसे कोई अर्थमेटिकल एरर होना या रिकॉर्ड करते हुए गलती कर देना। एग्जांपल देखो, सीडीई लिमिटेड रिकॉर्डेड 9.5 लाख रुपए उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, करने को कितने थे? 10 लाख रुपए। मतलब उन्होंने टीडीएस को ग्रॉस अप वगैरह नहीं करा, किसी भी तरीके से गलती से 9.5 लाख की जगह 10 लाख रुपए अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए। क्या ये अपने आप में देखने में एरर नजर आ रहा है? यस और नो? क्या क्लियर कट फैक्ट पता चल रहा है? अच्छा टीडीएस नहीं ऐड करा, इसमें से गलती हो रही है, क्या सामने है मेरी गलती मेरे सामने? क्या मुझे इसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है? नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है। मतलब एक्चुअल का मतलब होता है साफ साफ नजर आना कि सर ये तो गलती है। 5,000 का बिल था, गलती से बुक्स में चढ़ाते चढ़ाते 50,000 लिखा गया सर, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गई मेरे से, मेरे को पता चल रहा है सर गलती होगी, कोई बात नहीं। क्या ये फैक्चुअल एरर है? बिल्कुल है। जैसी कोई एरर, मतलब कोई भी आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट जिसका मुझे फैक्ट मिल जाए और वो टिक हो जाए, हाँ इसका फैक्ट अवेलेबल है, वो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब ये मिसस्टेटमेंट मेरी 700 में तो जाएगी ही जाएगी। इसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है, आप इसको ठीक कर दो। क्लियर बात? ये आइडेंटिफाइड है, अनकरेक्टेड, अब तक अनकरेक्टेड में पड़ गया, क्योंकि जो फैक्ट होगा मैं बोलूंगा वो सर गलती से आपसे 5 का 50 हो गया, जल्दी से एक रिवर्सल 45,000 की एंट्री डालो और उसे ठीक कर दो। क्या यही होना चाहिए? यस। तो अगर वो ठीक कर देंगे क्या मटेरियल बनेगी? नहीं बनेगी। क्या 700 में लेके जाने की जरूरत है? नहीं लेके जाने की जरूरत है, साफ साफ से ठीक है। और यूजुअली मैनेजमेंट को सामने से जब दिखता है कि हाँ कुछ ऐसी गलती हो गई है, इसमें हम सामने से ऑडिटर से लड़ भी नहीं सकते, क्या झूठ बोलोगे? 5 का 50 हो गया, क्लियरली दिख रहा है, दिन का एक ही बिल कटा हुआ है, एक बिल में मेरे हाथ में बिल है वो 5,000 का है, आपने बुक्स में चढ़ा दिए 50,000। इसके बारे में क्या मैनेजमेंट सामने से कोई रख सकती है अपना एरिया? नहीं रख सकती। मैंने सर वो गलती हो गई है अकाउंटेंट से, मैं ठीक करवा देता हूँ। मैं कहूंगा हाँ आप एक ठीक करवा दो, एक एंट्री डाल लो और इसको नील करवा दो, क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो फैक्चुअल के बेसिस पे मैनेजमेंट भी कभी नहीं लड़ती, हम भी कभी नहीं लड़ते, और इसको यूजुअली क्या कर दिया जाता है? ठीक कर दिया जाता है। जब ये ठीक हो जाती है तो आपको कभी ये दिखने को ही नहीं मिलती किसके अंदर? आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि ये मटेरियल में स्टेटमेंट होती ही नहीं है। ये उससे होने से पहले ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। समझना, जब आप ऑडिटर, किसी ऑडिटर को ये चेक करते हो कि उसे कितना पैसा मिला, तो आप हमेशा उसे एक ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हो। अब एज एन ऑडिटर बता रहा हूं आप लोगों को, ये आएगी कोई प्रॉब्लम। मान लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल कई बार दिया, आप लोगों को शायद नहीं पहुंचा, अगर एसबीआई का जो ऑडिट है वो 284 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करता है ऑडिटर, और वो कहता है मैंने उसकी ऑडिट की, जब मैंने उसकी ऑडिट रिपोर्ट देखी उसमें तो सर दो ही स्टेटमेंट थी बस, दो स्टेटमेंट को फाइंड करने के 284 करोड़ रुपए, इतना पैसा मिलता है ऑडिटर को? ऐसा नहीं। आधी से ज्यादा मिसस्टेटमेंट तो वो होती होंगी जो मैं ढूंढ के लाता हूंगा, और वो क्या हो जाती होंगी? फैक्चुअल में ही ठीक हो जाती होंगी। ये मुझे जो ऑडिट रिपोर्ट में क्या नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। ये उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नजर आएगी, लेकिन हर किसी के पास किसका एक्सेस नहीं होता? डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस नहीं होता। तो वो और 284 करोड़ में उसने कितनी बड़ी स्टेटमेंट ढूंढी थी, इसकी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। तो ऑडिट रिपोर्ट को देख के आप उसकी फीस को जज नहीं कर सकते। फीस तो मेरी मेहनत तो लगी थी ना, वो एक, मान लो 200 मैंने ढूंढी थी, 200 में से दो ही रिपोर्ट करनी पड़ी, तो वो 198 मैंने ही तो ढूंढी थी, तो उस 198 का पैसा भी तो बनता है ना मेरा। तूने उसको ठीक कर दिया, बात अलग है, तू ठीक ना करता तो तेरी रिपोर्ट कितनी बुरी दिखती, तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी खराब दिखती। तो मेरा काम था तेरे को ठीक करवाना भी, तो मैं ठीक करवाने की भी पैसे लेता हूं आपसे। ठीक है, तो सिर्फ ऑडिट फीस, आपकी स्टेटमेंट जो रिपोर्ट में दिखती है उतनी नहीं होती, रिपोर्ट वाली तो जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी दुनिया होती है जो मैं सही कर चुका होता हूं। तो मेरा काम है उसके पैसे भी जोड़ना जब मैं किसी को ऑडिटर की फीस बताऊंगा। क्लियर है बात? यस, बढ़िया। सर पहला तो हो गया फैक्चुअल, आप चलते हैं दूसरा, सबसे ज्यादा खेल, और जिसके अंदर मैनेजमेंट के पास सबसे बढ़िया तरीका होता है चीजों को ठीक ना करने का, या ऑडिटर से बहसबाजी करने का, या
कोई रिस्पॉन्स ना निकलने का बात का, वो होता है ये सेकंड वाला एरिया, जजमेंटल। इस पे सबसे ज्यादा मुद्दे चलते हैं और सबसे ज्यादा डिस्कशंस होती हैं, गाली गलौज होता है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मीटिंग्स चलती हैं, टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व होता है, वो ये वाला एरिया है। मैं एक आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट को ढूंढ के लेके आया जी, एग्जाम्पल। वो आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट किसके बारे में थी? इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाते हुए एक अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया था। इन्होंने बोला कि हम तो जी इस एसेट को 6 साल के अंदर डेप्रिशिएट करेंगे, हम तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे जी, एसएलएम मेथड यूज करते हैं हम लोग। मैंने कहा ठीक है जी। मैं जब उसको चेक करने गया, मैंने इनकम टैक्स की बुक खोली, तो मुझे पता चला कि यार गाड़ी को तो 5 साल में डेप्रिशिएट किया जाता है, कार तो 5 ईयर्स में डिवाइड होनी चाहिए। यस सर, मैं तो लॉजिकली बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट मुझे करने को बोलते हैं डिवाइडेड बाय 5, लैपटॉप होता है डिवाइडेड बाय 40 25, ऐसे हमारे तो नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन है। मैं तो वही मानूंगा जो मेरी बुक्स बोलती है, जो मेरा लॉ बोलता है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं हमारी अपनी मर्जी थी, मेरा एसेट है, मेरी मर्जी में जितने में डेप्रिशिएट करूं। अब ये कह रहे हैं कि हम तो सर गाड़ी को 6 साल में डेप्रिशिएट करेंगे। वैसे कंपनी यूजुअली कम में करना चाह रही होगी, मतलब मैं एग्जांपल उल्टा करता हूं। ये कह रहे हैं कि हम तो सर डेप्रिशिएट 2 साल में डेप्रिशिएट करेंगे गाड़ी को। हमने एक मर्सिडीज ली है 2 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ की डेप्रिसिएशन इस साल, 1 करोड़ की डेप्रिसिएशन अगले साल, हम तो ऐसे दिखाएंगे जी। अब ये डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाएंगे तो सोचो प्रॉफिट कम हो जाएगा, खर्चा बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट क्या आएगा मेरा? कम आएगा। नेट प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम, सरकार के पास ही पैसा कम जाएगा, सबका नुकसान हो रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स पे गलती हो रही है, ये एक पे नहीं हो रही। ठीक है, ऐसा करना चाह रहे हैं, जबकि हमारे क्लियर कट बुक्स में लिखा है कि अगर आप कोई गाड़ी जैसा एसेट लेते हो तो उसे कितने साल में डेप्रिशिएट करना होता है? 5 ईयर्स में करना होता है। हम ये होती है जजमेंटल इशू। वो अपनी जजमेंट से कह रहा है मैं 2 साल में करूंगा, मैं अपनी जजमेंट बेस्ड ऑन माय नॉलेज बता रहा हूं कितने साल में होनी चाहिए, 5 साल में होनी चाहिए। मतलब ऑडिटर डिसएग्रीज विद द मैनेजमेंट एस्टीमेट और द अकाउंटिंग पॉलिसी। मैनेजमेंट ने कोई ऐसा एस्टीमेट लगाया हो या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी हो, जैसे कि मैं बोलता हूं सर आप फीफो मेथड यूज कर लो, AS2 बोलते हैं फीफो लगाने को, कह रहा सर नहीं मैं तो लिफो ही करूंगा जी, कुछ भी कर लो आप, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे चलूंगा। मैं कहूंगा सर आपको अलाउड ही नहीं है, वो कहता नहीं सर मैं तो करूंगा ही करूंगा। ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी में जो वो अड़ गया, या ऐसी चीज में जिसमें वो मेरे अगेंस्ट है, जबकि मुझे पता है कि मेरी बुक सही बोल रही है, मैं अपनी बुक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मैं लॉ के बेसिस पे बात कर रहा हूं, तो ये वाला एरर हमेशा खड़ा रहेगा। और ये मिसस्टेटमेंट अपने आप कौन सी मिसस्टेटमेंट बन जाएगी? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि वो मानेगा नहीं ठीक करने को, या तो वो ठीक कर देगा तो ये खत्म हो जाएगी यहीं पे। उसने बोला अच्छा सर 5 साल में होती है, सर मेरे को नॉलेज गया था, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, बताओ क्या करना। मैं कहूंगा कुछ कोई बात नहीं लड़के, इसको तो 2 करोड़ रुपए को डिवाइडेड बाय 5 कर 40 CR आए, 40 लाख आएगा। ये 40 लाख रुपए तूने बांटने, तो तूने 1 करोड़ की कर रखी है, उसमें से 60 लाख से क्या कर दे कि रिवर्सल एंट्री पास कर दे, उसे अगले साल रिकॉर्ड करना। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल। तो जजमेंटल पे दो चीजें हो सकती हैं, वो मेरी जजमेंट से एग्री कर गया, मेरी बात समझ गया, अच्छी मैनेजमेंट है तो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी तो क्या मटेरियल बनेगी? नहीं बनेगी। अगर वो नहीं मानता तो क्या बनेगी? मटेरियल बनेगी। तो मैनेजमेंट ने ऐसे एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करा 2% बैड डेट्स के ऊपर प्रोविजन। मैनेजमेंट ने बोला हम तो सर 2% बैड डेट का प्रोविजन बनाएंगे। ऑडिटर ने बोला सर आप देख तो लो हालत क्या है इस डेटर की, कम से कम 8% का तो बना के चलो, इसके तो आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो अब मैंने बताया कि सर ऐसे ही होता है, हमारी बुक्स में लिखा है कैसे कैसे, 0 से 6 ईयर, 6 से 12 ईयर, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 3 ईयर, हम इनको इस तरीके से डेटर को बांट के चलते हैं, उसी बेसिस पे प्रोविजन भी बढ़ती है। आप इसको बना ही नहीं सकते 2%, आपने गलत बनाई है, बहुत कम एस्टिमेट ले रहे हो उसके डूबने का, इसके डूबने का एस्टिमेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऐसे एरियाज में यूजुअली क्या होती है? डिस्कशंस होती है। मैनेजमेंट मान जाएगी, ठीक कर देगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ठीक करेगी, चुपचाप मैं जजमेंटल को उठाऊंगा और मटेरियल मिसस्टेटमेंट बना के किस में ले जाऊंगा? 700 में। एग्जाम अब मुझे क्लियर बताओ, मान लेते हैं ये एक ही गलती है सिर्फ और कुछ नहीं मिला, तो कौन सा ओपिनियन दूं अब इसके ऊपर? समझे बात? यही एक गलती मिली जो जजमेंट वाली मिली, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, कह रहा हमने ठीक कर दिया जी, आपने जो करना है कर लो, उसके अलावा सब सही है, तो कौन सा दूंगा? क्वालिफाइड दूंगा। एक मटेरियल है लेकिन परवेजिव नहीं है, कुछ भी और गड़बड़ नहीं मिल रहा कि बुक्स मेरी खराब करे, सिर्फ एक आइटम पे ये नहीं मान रहे, चुपचाप इनको क्वालिफाइड दे दूंगा। क्लियर है बात? यस। अब मान लेते हैं इसी को बढ़ाना है, तो अगर ये वाला जो गलती है, ये गलती इतनी बड़ी अमाउंट की है कि ये मेरी टोटल बैलेंस शीट का 80% है। क्या क्वेश्चन समझ आया? ये गलती इतनी बड़ी है कि जितनी मेरी टोटल बैलेंस शीट की वैल्यू निकल के आती है, टोटल एसेट लायबिलिटी की जो वैल्यू निकलती है, टोटल मेम करते हैं, उसका 80% अमाउंट तो इसी आइटम से आ रहा था जी। अब इसी आइटम में गलती है, तो स्टिल क्वालिफाइड हूं या क्या करूं? बताओ बताओ बताओ, जो माइंड में आ रहा है। हमेशा इंस्टिंक्ट्स थोड़े सही की तरफ लेके जाते हैं, तो हमेशा उसको बिलीव करना, जब तक गलत हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। तो तुम लोग क्या मटीरियल लग रहे हैं? पहले बात, क्या ये परवेजी बन रहा है? बन रहा है। एक बैलेंस शीट में अगर 10 लाख रुपए की है,
एक प्रोविजन की बात कर लेते हैं, वो प्रोविजन 8 लाख रुपए की गलत हो गई है, 10 लाख का तो टोटल था, 8 लाख रुपए की आपने प्रोविजन में गलती कर दी है, तो क्या इसका इंपैक्ट मेरी पूरी बैलेंस शीट पे, अगर ये ना ठीक हो तो 2 लाख की बैलेंस शीट का क्या ही करूंगा मैं, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, मटेरियल भी और परवेजिव भी। तो कौन सा ओपिनियन देना पड़ेगा मुझे, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा कि सर आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल ही गलत हो जाएगी इस चक्कर में। क्या बात क्लियर है? यस, ऐसा होता है, कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल सही दिख रही होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, उस पर एक लिटिगेशन एंड क्लेम चल रहा होगा। एक कंपनी है बेचारी, छोटी सी भी डेवलप होकर बड़ी हुई है, 20-25 करोड़ की टर्नओवर पे पहुंची है, अच्छी कंपनी है, गलती से क्या होगा, उनके एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया जिसने किसी बेबी को हार्म कर दिया, उसने केस कर दिया, उसकी मदर ने कोर्ट में जाके, उसकी मदर ने 50 करोड़ रुपए की कंपनी से क्या मांगी है, पेनल्टी मांगी है। अब सोचो, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो अपनी बुक्स में, अगर बाई चांस वो केस हार गई तो क्या कंपनी डूब जाएगी? 25 करोड़ की तो कंपनी है, 50 करोड़ रुपए कहां से देगी? और मान लेता हूँ कि सरकार थोड़ी अच्छी हुई, उसे बोलेगी नहीं नहीं, इन पे 50 तो नहीं है, तो टोटल 25 वाले हैं, बट तो 25 दो, बट क्या वो 25 में भी डूब जाएगी? बिल्कुल डूब जाएगी। तो पॉइंट यही है कि आप लोगों ने सिर्फ ये चीज नोटिस नहीं करनी है कि एक चीज सही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, उसके वेरिएबल फैक्टर्स भी साथ में आते हैं। ठीक है, अब मान लो लिटिगेशन क्लेम एक ऐसा फैक्टर है जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है, तो आपको प्रोविजन चेक करनी पड़ेगी, भाई तेरा टोटल नुकसान कितना हो सकता है। अगर वो बोलेगा सर मेरा टोटल नुकसान 50 लाख का हो सकता है, 25 करोड़ की कंपनी, तब मेरे लिए सही है, तो एक क्वालिफिकेशन दिमाग चला जाएगा मेरी तरफ से, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर वो बोले सर पता नहीं सर कितने का नुकसान हो जाएगा, होने को तो 25 करोड़ का हो जाएगा, अगर 25 करोड़ का हो जाएगा तो आपकी गोइंग कंसर्न ही खत्म हो जाएगी, आपकी एग्जिस्टेंस ही बंद हो जाएगी, कहां से दोगे 25 करोड़ रुपए? बिजनेस ही तो बेचना पड़ेगा आपको अपना, तभी तो पैसा आएगा। इस चक्कर में कौन सा दिमाग देना पड़ेगा मुझे, एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, चाहे उसकी बैलेंस शीट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू भी दे रही थी, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप गोइंग कंसर्न आपकी खतरे में आ जाएगी, और गोइंग कंसर्न खतरे में आ गई, मार्केट में लोगों तक आपकी न्यूज पहुंची, सब कुछ सही है, लोग पैसा डालेंगे आपकी कंपनी में, जबकि आप तो अगले साल बंद हो जाओगे केस हारने के बाद। ठीक है, तो हमें ऐसा ओपिनियन मुझे नहीं देना है जिससे मेरे इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाए, तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, एडवर्स दूंगा, उसमें लिखूंगा कंपनी ने अगर केस हारा तो कंपनी बंद हो जाएगी, इसलिए मैं एडवर्स दे रहा हूं। हाँ, कंपनी केस संभाल लेती है, जीत जाती है, तो कंपनी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? यस। चलो आगे खत्म करते हैं इसको, कौन सा रहेगा एक लास्ट, जजमेंटल डन है, लास्ट कौन सा रह गया, प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड बिल्कुल सिंपल है, जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे सिमिलर है, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एरर्स इन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल टेस्टिंग। तो वो कहता है भाई जो भी तू आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट लेके आ रहा है, एग्जांपल लेते हैं, मैं आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट में डेटर्स लेके आ रहा हूं कि डेटर्स में मिसस्टेटमेंट छुपी हुई है, यही एग्जांपल फॉरवर्ड करूंगा जो नीचे आ रहा है, ये वाला। मैंने उस टाइम पे सैंपलिंग लगा के देखी तो 5% डेटर में मुझे क्या नजर आया था, एरर नजर आया था, इसी को मैं आइडेंटिफाइड को आगे लेके गया। तो मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा ऐसे केस के अंदर इवेल्युएशन करते हुए क्या करना होता है, मुझे मुझे ये देखना होता है कि भाई जो भी मेरी पॉपुलेशन है एंटायर, उसका मैं एक सैंपल निकालता हूं, उससे टेस्ट करता हूं, अगर उस टेस्टिंग का जो भी रिजल्ट आता है, मेरा मानना ये होता है कि मैं उसे प्रोजेक्ट कर लेता हूं कि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल, मैंने जो डेटर्स लिए, लेट्स से 100 डेटर्स थे, मैंने इसमें से कोई 5 डेटर्स निकाल ले, जिसको मैंने सैंपल की तरीके से चूज करा। कैसे करता हूं मैं सैंपल चूज, एग्जांपल दे देता हूं। 100 डेटर्स हैं, मैं इनकी अमाउंट की एवरेज ले लेता हूं कि कुछ डेटर हैं 10,000 वाले, कुछ हैं 20,000 वाले, कुछ हैं 50,000 वाले। तो मैं 50,000 में से दो ले लिए, यहां से एक ले लिया, यहां से एक ले लिया, ऐसे करके मैंने 5 बना लिए टोटल। ये 5 डेटर को मैं चेक करूंगा। अब इसमें से 5 में से जोन से वाले एरिया के अंदर मुझे एरर नजर आया, मान लेते 50,000 वाले चेक करें, एक भी एरर नजर नहीं आया, तो मैं कहूंगा 50,000 वाले तो ठीक लग रहे हैं, बड़े बड़े बिल कंपनी के सही हैं, छोटे छोटे एरर्स में मुझे गलतियां नजर आ रही हैं। तो मेरा काम है इस बेसिस पे मैंने ये मान लेना कि इन 100 के अंदर जो भी वो 10-10 हजार वाली अमाउंट वाले डेटर्स है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, खराब होने के चांसेस हैं उसके अंदर, क्योंकि इनका सैंपल ही क्या निकल के आया है, खराब निकल के आया है। तो जब भी आपके पास 3 ऑप्शन है बांटने के, जब आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि सैंपलिंग के बेसिस पे आप प्रोजेक्ट कर पाओ किस पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है, और अगर आपको मिल जाए हाँ है, तो अपने आप में वो क्या बन जाएगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगी। क्लियर बात? ये 3 मेरे पास काम होते हैं जो मुझे 450 करने को बोलते हैं। एग्जाम्पल, 50 इनवॉइसेस को मैंने सैंपल करा, ₹5 के एरर फाउंड, प्रोजेक्टेड ₹50 के ओवर द 500 इनवॉइसेस। तो जो मेरे 500 इनवॉइसेस थे, मैंने उनको पर मान लिया कि अराउंड अराउंड 50 में अगर 5,000 का एरर आ रहा है, तो 500 में कुछ 50,000 रुपए के अमाउंट का क्या होगा, एरर होगा। आप इसको नंबर वाइज मान लो, अमाउंट वाइज मान लो, वो आपकी मर्जी है, दोनों का कर सकते हो। मैंने 5 के बेसिस पे 100 डेटर में प्रॉब्लम मान ली, इससे 5,000 के बेसिस पे 50,000 रुपए में प्रॉब्लम मान ली, एक ही बात है, दोनों में आप कैसे भी कर सकते हो इसको। क्लियर है? डन। तो ये वाला जो काम होता है हमारा, ये 450 मुझे काम करने को बोलता है। 450 में यही 3 बातें लिखी हैं और 450 भी खत्म हो जाता है स्टैंडर्ड, इसके अलावा कुछ है भी नहीं वहां पे। कि वो कहता है कि जब भी तू 315 330 से मेरे पास लेके आएगा, तो तू फैक्चुअल, जजमेंटल और प्रोजेक्टेड में बांट लेना। जब तू ये कर लेगा,
और इसके साथ में तू जो तेरी अनकरेक्टेड वाली तो पड़ी है मेरी, वो तो चलती आ रही है, उसमें से जो ठीक होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, ठीक। सारी की सारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स को भी एक्यूमुलेट कर लेना, तेरे पास लिस्ट आ जाएगी। एक्यूमुलेट्स ऑल मिसस्टेटमेंट्स नॉट करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, और आपने तो जैसे कम्युनिकेट भी कर दी है, उसके बेसिस पे तेरे को क्या करना होता है, शेड्यूल बना लेना होता है मिस स्टेटमेंट का। ये वाली मेरी आइडेंटिफाइड है जो इन 3 पार्ट्स में बट गई, ये मेरी अनकरेक्टेड है जो अब तक तो ठीक नहीं हुई है, हो गई तब सोचूंगा इसके बारे में। इन सब को लेके मैं किस में चल देता हूं, कौन सी सीरीज में चला जाऊंगा, सीधा ऐसे 700 की सीरीज में चला जाऊं, क्योंकि मेरे हाथ में क्या निकल के आ गया, मटेरियल निकल के आ गया। अगर मैं मेरे हाथ में कुछ मटेरियल निकल के आ जाए, मैं किसी भी मूवमेंट उठ के किस में जा सकता हूँ, सीधा 700 में जाके उसके ऊपर रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये मेरे पास दम है ऑडिटर के पास। क्लियर है बात, मैं 700 में जाऊंगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा मेरे पास, क्या आर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स या फिर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स क्या है, मटेरियल है या नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअली हो या फिर वो एग्रीगेट करके हो रहे हो, मटेरियल होना चाहिए। अगर तो नो, तो कौन सा ओपिनियन दे दो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, क्लीन रिपोर्ट जाएगी एज पर ऐसे 700, अनमॉडिफाइड ओपिनियन चला जाएगा। अगर मटेरियल होगा तो कौन सा ओपिनियन जाएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर ऐसे 705, क्वालिफाइड या एडवर्सिव बोला जाता है, डिस्क्लेमर मिला ही नहीं एविडेंस तब लगेगा। क्लियर है बात, यस। इसके साथ में मेरे को थोड़े बहुत और स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ता है, 705 की बाद में सीखेंगे जब कहानी 700 की सीरीज पे आएगा। यहां तक की हमारी जो कहानी है ये समझ आई। क्लियर है, यस। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा है मिसस्टेटमेंट्स का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक और वो सब ले लेना, क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है मिसस्टेटमेंट्स के ऊपर, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ के खुद से घर से करके आना है, ये मैं आपको पीडीएफ ये वाली भी भेज दूंगा, मिसस्टेटमेंट्स की बनाई हुई है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें पूरा का पूरा टॉपिक है, एक क्वेश्चन है पेपर में, बुक में भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना, ये सीडीई प्राइवेट लिमिटेड वाला, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करना है। आप लोग रीड करेंगे, नहीं समझ आएगा तो मुझे बताना, ठीक है। एक बार ट्राई करनी है खुद से, कल कवर करेंगे इसको पहले क्लास में, फिर आगे बढ़ेंगे। पर ये करना है, एमटीपी 7 नंबर 24 का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के ऊपर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब समझ आ जाता है कंसेप्ट में, ठीक है। और इसके नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, कौन कौन से बेसिक एग्जांपल हो सकते हैं मिस स्टेटमेंट के, इसको रीड करना है, ठीक है। ये करना है और मुझे बताना है, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया, देन विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज ये करो। देखो फास्ट ट्रैक का ध्यान रखना, इट विल बी अ 80-20, मैं ये नहीं कह रहा आपको 50-50 मेहनत करनी है, 80 मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, आपको बट 20% करनी पड़ेगी, तभी फास्ट ट्रैक हो पाए, ठीक है। क्योंकि डेज का मैं सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन जो मुझे लगता है आप लोग कर सकते हो वही दूंगा, आपको उसको करके आना है, 10 मिनट लगाने हैं, टॉपिक पढ़ना है, क्वेश्चन करके जरूर देख लेना है, ज्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट से ऊपर किसी भी दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़ के जरूर आना है पर। क्लियर है, चलिए, नन फॉर द डे। ऑनलाइन वाले समझ आ गया, बुक्स ले लेना प्लीज, ठीक है, जिसको भी लेनी होगी, क्वेश्चन बैंक भी ले लेना। चलो, ठीक है जी, बाय बाय, कल मिलते हैं।